जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ऑल ओके? चलिए, सभी लाइव हैं। तो हम कहाँ पर थे? कौन से टाइप को हमने ख़त्म किया था, बताइए। आज हम कौन सा टाइप करने वाले थे? जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। जी हाँ, टाइप नंबर 12। ठीक है, टाइप नंबर 12 जो था वो टाइप हम करने वाले थे। इसके पहले के डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के टाइप को हमने कर लिया था। बहुत अच्छी बात है। चलो, आ जाओ सभी, जल्दी से लाइव आ जाओ एक बार। जितने हो सभी लाइव आ जाओ। ठीक हो भाई? अभी ठीक हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल ओके। दवा नाम की चीज़ अगर दुनिया में नहीं होती तो इंसान शायद कभी ठीक ही नहीं होते। सर, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने प्रॉफिट लॉस इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि कोई भी समझ सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 12। देखो, ये टाइप नंबर 12 में क्या कहा जाता है। टाइप नंबर 12 में सवाल आपके ऐसे होते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु को आपने खरीदा, फिर आपने उसको बेचा। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है कि अगर उसी वस्तु को आप कुछ कम में खरीदते और कुछ ज़्यादा में बेचते तो आपको कितने का फायदा होता। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने बोलूं तो ये सवाल देखिए क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5.57 रुपए में ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस तरीके से बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार का जो प्रॉफिट सीजीएल और सीएचएसएल का जितना क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें इस टाइप के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टाइप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे हम बात करें तो प्री के लिए, चाहे हम बात करें तो मेंस के लिए। तो देखो, ऐसे सवालों को है ना, हम फिर से एक ही स्ट्रक्चर जानेंगे और उस एक स्ट्रक्चर पर हम इस तरह के सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? बताइए जल्दी से। अस्मित वर्मा कहते हैं सर, हम कल ही बैच को ज्वाइन किए हैं तो पहले परसेंटेज से शुरू करें या प्रॉफिट लॉस से? अश्वित मरवा, पहले आप परसेंटेज पढ़ें फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ें। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम मानते हैं अपने क्रय मूल्य को। हम अपने सीपी को कितना मानते हैं? हम अपने सीपी को 100 रुपए मानते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी सामान को खरीदा है 100 रुपए में। उसके बाद बोला जाता है कि उसको 12% के लाभ पर बेचा गया है। तो 100 रुपए के सामान को 12% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? तो 112 में बेचोगे। और 112 क्या हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद हमारा कंडीशन क्या कहता है? उसके बाद हमारे क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम उसे 10% कम में खरीदते, हैड इट बीन परचेस्ड एट 10% लेस, अगर उस वस्तु को 10% कम में खरीदा जाता, मतलब पहले 100 में खरीद रहे थे, अब 10 कम में खरीदेंगे, तो अब खरीदेंगे हम उसको कितने में? तो अब खरीदेंगे हम उसको 90 में। ठीक है, और 90 में खरीदने के बाद क्या होता है? तो हमें जो है देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अगर हम उसको 90 में खरीद के तब बेचने की कोशिश करते हैं तो हमें 30% का लाभ होता है। हमें कितने का लाभ होता है? 30% का। समझिएगा मेरी बात को। तो 90 का 30% कितना होता है? 27 होता है। यानी इसमें 27 जोड़ दो तो यानी ये वस्तु को आप कितने में बेचोगे? अब 117 में। ठीक है, पहले 100 में खरीद रहे थे और 112 में बेच रहे थे। अब 90 में खरीद रहे हैं और 117 में बेच रहे हैं। तो सवाल में एक लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग बोला गया है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हैड इट बीन परचेस्ड एट 10% लेस एंड सोल्ड एट इतना मोर। इंग्लिश में ये हो गया। और हिंदी में देखिए कि अगर आप उसको 10% कम में खरीद के 30% के लाभ पर बेचते तो पहले से आपको इतना ज्यादा लाभ होता। अब आप मुझे खुद बताओ कि पहले से ज्यादा आप कितना बेच रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आप इतने से ज्यादा में बेचते, यानी यहाँ पर अब जो है आप 5 यूनिट ज्यादा बेच रहे हो। आप कितना यूनिट ज्यादा बेच रहे हो? 5 यूनिट। और यही 5 यूनिट का मान सवाल में 5.75 दे रखा है। यही 5 यूनिट का मान सवाल में 5.75 दे रखा है।
तो जो ये 5.75 है ये कितने का मान है, तो ये 5 का मान है। और हमें किसका मान पता करना है, हमें सीपी का मान पता करना है। मतलब ओरिजिनल जो प्राइस है वो कितना है, 100 है, तो हमें 100 का मान पता करना है। हम इसको काटेंगे कितने से, 20 बार में काटेंगे, 575 का 2 गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा 1150, यानी 115 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को रखना है। देखो इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, पहले खरीदा इतने में, बेचा इतने में, अब कम में खरीद रहे हो और इतने के लाभ पे बेच रहे हो, तो पहले की तुलना से इतना ज्यादा में बेच पा रहे हो, तो बताओ इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि हमसे अगर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो हम 100 का मान बता पाते हैं। अगर हमसे ये बोला जाता कि बाद में तुम कितने में खरीद रहे हो, तो हम 90 का मान निकालते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाता कि शुरू में आप उस सामान को कितने में बेच रहे थे, तो 112 में, तो हम 112 का मान बताते हैं। बोला जाता कि बाद में कितने में बेच रहे हो, तो 117 में, तो हम 117 का मान निकालते हैं। तो इससे हमें किसी भी टाइप का या कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए तो हम किसी का भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, कोई कष्ट की बात यहां पर, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। क्योंकि सवाल में हमसे बोला गया है कि एंड सोल्ड एट इतना मोर, इतना अधिक रुपए में अब बेचा जाता है। पहले 112 में बेचा जाता था, अब 117 में बेचा जाता है। मतलब यही 5 यूनिट का मान सवाल में 5.75 दे रखा है। हर्ष पराशर सक्सेसिव से नहीं हो सकता, इसमें सक्सेसिव का आप कहां से कंसेप्ट लगा लेंगे, ये सवाल ही डिफरेंट है, एकदम अलग ही कंसेप्ट के ऊपर है। तो इसमें आपका सक्सेसिव का कहीं दूर दूर तक जो है अप्रोच लग ही नहीं सकता है। जैसे फिर से उसी तरह के एक सवाल को आप देखिए, फिर से उसी तरह के सवाल को आप देखिए, बोला गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। तो आप बोलेंगे सर उस वस्तु को उसने खरीदा होगा 100 रुपए में और 10 के लाभ पर बेचा, तो बेचेगा कितने में, 110 में। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अगर उस वस्तु को वो 10% कम में खरीदे, मतलब 100 की जगह वो कितने में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा, और तब जो है उसको 25% अधिक में बेचे, तो 90 का 25% कितना होता है, 90 का 1/4 यानी 22.5। ठीक है, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5 यानी 22.5 ज्यादा, तो 112.5 में अब उसको बेचेगा। कोई शक की बात यहाँ पे, पहले खरीद रहा था इतने में, यहाँ पर हम इसको सीपी लिख देते हैं। देखिए एक एक बात लिखते चलिए, कोई दिक्कत की, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले हम खरीद रहे थे 100 में, बेच रहे थे 110 में, फिर खरीदा 90 में और 25% लाभ पर बेचा, यानी 112.5 में बेचा। ठीक है, 112.5 में बेचा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो पहले से कितने अधिक में बेच रहे हैं, पहले 110 में बेच रहे थे, अब 112.5 में, इन दोनों का अंतर कितना है, 2.5। और यही 2.5 का मान सवाल में बोला हुआ है, 3 मोर देन द प्रॉफिट बोला गया ना यहाँ पर। ठीक है, एंड सेल्स एट 3 मोर देन द प्रॉफिट, क्या बोला गया, इफ यू बाई एट इतना % लेस एंड सेल एट 3 मोर देन द प्रॉफिट। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा एवं 3 रुपए अधिक लेकर बेचा, 3 रुपए अधिक लेकर बेचा होता, 3 रुपए अधिक लेकर बेचा होता, 3 रुपीज मोर देन द सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ प्रॉफिट वर्ड को हटाइए, यहाँ पर सवाल में प्रॉफिट वर्ड गायब होगा। थ्री मोर देन सेलिंग प्राइस, 3 मोर देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, 3 मोर देन एसपी। ठीक है, 3 रुपीज मोर देन द एसपी। If you buy it at 10% less rate and sell at 3 rupees more than original SP, there would have been, तो फिर यहां पर बोलेंगे there will be, यहां पर एक वर्ड है there will be 25% profit, there will be 25% profit। एक्चुअली जो पीडीएफ आप लोगों की है वो थोड़ी सी गायब हो गई है, तो दूसरी पीडीएफ से मैं करा रहा हूं आप लोग के क्वेश्चंस, इसमें थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक हैं, बट आपके क्लास नोट्स में टाइपिंग मिस्टेक नहीं आएंगे, उसकी चिंता की बात मत करो आप। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 100 का सामान खरीद के 110 में बेचा था, अब 10 कम में खरीदा 90 में, और इसको जो है 30% 25% के लाभ पर बेचा, यानी 112.5 में। कितने का अधिक लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे सर 2.5 यूनिट का अधिक लाभ हुआ है सर। और यही 2.5 यूनिट सवाल में कितना दे रखा है, यही 2.5 यूनिट का मान सवाल में 3 रुपए दे रखा है। यही 2.5 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 3 रुपए। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस यानी 100 का मान पूछा गया है। तो क्या बोलेंगे, बेटा जो तुम 3 हो, तुम कितने का मान हो, तुम 2.5 यूनिट का मान हो, और कितने का पता करना है, तो 100 यूनिट का मान पता करना है। यहां से उड़ाओ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 25 से काटोगे तो 4 बार में 40 का 3 गुना कितना आता है, 120 रुपए। तो A4। ठीक है, आओ कभी हवेली पे। बहुत अच्छे,
अजहरुद्दीन जो है वो काफी फॉर्म में है और काफी सही उत्तर दे रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर 117 कैसे आया। मेरे भाई पहली बार वो जो बेचता है तो पहली बार उसको कितने के लाभ पर बेचता है, 12 के, तो 100 में 12 जोड़ दो, 112 हो गया। दूसरी बार बेचता है तो 30% के लाभ पर, तो अपने क्रय मूल्य का ही तो 30% लाभ होगा, तो 90 का 30% 27 होता है, यानी 90 में 27 जोड़ो तो 117 में बेच रहा है। ठीक है, अंजलि दुबे कह रहे हैं सर एक ही बार में इस मेथड से आ गया, बहुत अच्छा मेथड है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर से सवाल को देखिए, एक और सवाल, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना और जब तक आप धुरंधर नहीं बन जाओगे तब तक इसी टाइप पर मैं क्वेश्चंस कराते रहूंगा, क्योंकि मुझे आपके माइंड में ये टाइप को फिट कर देना है कि आप आज के बाद इस तरह के सवालों को एकदम उड़ा दोगे बिना पेन पेपर के। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, क्या बोलोगे, कैसे लिखोगे? बोलोगे सर वो सामान को खरीदता था पहले कितने में, तो 100 रुपए में खरीदता था, और अब कितने के लाभ पर बेच रहा है, 20% के, यानी वो बेच कितने में रहा है, तो 120 में। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि उस सामान को वो 20 रुपए कम में खरीदे, यदि उस सामान को 20 रुपए कम में खरीदे, इससे छोड़ो बाद में देखेंगे, एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं आप लोग कराता हूं। मान लो कि पहले कोई इंसान, ठीक है, मान लो पहले कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता था, यानी वो 100 रुपए के सामान को 120 में बेचता था। अब उस सामान को वो 10% कम में खरीद रहा है, यानी अब 100 रुपए के जगह पर वो कितने में खरीद रहा है, 90 में खरीद रहा है, और अब उस सामान को 40% के लाभ पर बेचता है। तो 40% के लाभ का मतलब 90 का 40% होता है 36, यानी वो कितने में बेचेगा, 126 में। तो पहले की तुलना में उसे जो है मान लो 30 रुपए ज्यादा का पहले से 30 रुपए ज्यादा में वो बेच पाता है, पहले से 30 रुपए ज्यादा में वो बेच पाता है, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? तो बोलोगे सर पहले से ज्यादा यहां पर 6 यूनिट है, और यही 6 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, यही 6 यूनिट जो है वो 30 रुपए के बराबर है, यही 6 यूनिट 30 के बराबर है। फिर से समझिएगा, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहे थे तो 20% के लाभ पर बेच रहे थे, यानी 120। अब उसको 10% कम में खरीदा, यानी 90 में खरीदा। 90 में खरीदने के बाद उसको 40% के लाभ पर बेच रहे हो, यानी 126 में बेच रहे हो आप। तो पहले की तुलना में 6 यूनिट जो है वो ज्यादा बिक रहा है, लेकिन इसी 6 यूनिट का मान सवाल में 30 रुपए दिया गया है और बोला गया है ये 100 यूनिट का मान बताओ। तो बोलो आप क्या बोलोगे, सर ये जो 30 यूनिट या 30 रुपए है ये कितने का मान है, 6 का मान है, कितने का बताना है, 100 का बताना है। 6 से काटेंगे 5 बार में तो आएगा आपका 500 रुपए जो था वो इस वस्तु का क्रय मूल्य था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहां पर कोई कष्ट की बात, कोई दिक्कत की बात है यहां पे? चलिए अगला सवाल देखिए। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल बोला गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो आपने कहा 100 में खरीदा होगा तो 120 में बेचा होगा। इसमें कोई शक की बात यहाँ पे कि सर 100 में खरीदा है तो 120 में बेचा होगा। उसके बाद बोला जाता है कि अगर वह उसको 20 रुपए कम में खरीदता है और 20 रुपए कम में बेचता है तो उसको जो लाभ होगा वो पहले से 10% ज्यादा होगा। देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 10% मोर। पहले कितने का लाभ हो रहा था, 20% का, अब उसको 10% और अधिक का लाभ होगा, यानी अब उसको 30% का लाभ होगा। ये हमारे सवाल में कहा गया है। फिर से बार बार सवाल को पढ़ो, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो। बोला क्या गया है कि पहले उस सामान को 20% के लाभ पर बेच रहा था, अब 20 रुपए कम में खरीदा, 20 रुपए कम में बेचा, तो पहले से 10% ज्यादा का लाभ हुआ। पहले 20 का होता था, अब 10 और ज्यादा होगा, यानी अब 30% का लाभ होगा। तो सामान का क्रय मूल्य बोला गया है। अब बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे यहाँ पर, वो गलती ये करेंगे कि बोला गया है 20 रुपए कम, तो 100 में से 20 को घटा के यहाँ 80 लिख देंगे, 120 से 20 को घटा के यहाँ पर 100 लिख देंगे, और फिर यहां पर जाकर सोचेंगे बैठकर कि अब करे तो करे क्या। मेरे भाई ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं करेंगे, इस बात को समझिए। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 100 जो है ना, ये 100x है। एक तरीके से आप मानो तो ये 100x है, ये रेशियो लिया है। आप 100 के जगह 500 भी ले सकते हो, 100 के जगह 1000 भी ले सकते हो, 100 के जगह 10,000 भी ले सकते हो। कभी भी इस यूनिट से रुपए को नहीं घटाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप एक वेरिएबल मानते हैं तो उस वेरिएबल से कभी भी पैसे को मत घटा देना। अगर इसमें से मान लो बोला गया है कि अब इसमें से कम खरीदता है, तो आप बोलोगे पहले वो इतने में खरीद रहा था, अब 20 रुपए कम में खरीद रहा है, तो बोलोगे सर वो 100x - 20 में खरीद रहा है। ये होगा आपका ओरिजिनल सीपी।
पुराना सीपी क्या था, इतना, अब इससे 20 रुपए कम, यानी ये हमारा सीपी हो गया। फिर उसके बाद बोला जाएगा कि अब जो है इससे 20 रुपए कम में बेच रहा है, तो आप बोलोगे सर अब 120x माइनस 20 में बेच रहा है, इतने में बेच रहा है। समझ गए मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे? और इसी का 130% क्या है, ये है। आप ऐसे भी बोल लो, देखो अगर 20 रुपए बोलेगा 20 घटाओ 40 बोलेगा 40 घटाओ 50 बोलेगा 50 घटाओ, क्योंकि एक वेरिएबल से आप एक फिक्स अमाउंट को घटा रहे हो। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। और अब कितने का लाभ हो रहा है, तो अब 10% अधिक का लाभ हो रहा है। पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब 10% और हो रहा है, मतलब अब जो लाभ है वो 30% का लाभ है। तो मुझे बताओ यहां पर प्रॉफिट कितने का है, तो बोलोगे सर यहां पर प्रॉफिट 30% का है। कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, सेलिंग प्राइस हमारा ये है, और प्रॉफिट कितने का है, 30% का है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो, बताओ जल्दी से, क्या आप कैसा कह सकते हो कि सर ये जो 100x माइनस 20 है, ये हमारा क्या है, सीपी है। देखो आप बोलोगे ना सर सीपी अपॉन एसपी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, सीपी कितना है, तो 100x माइनस 20, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। और एसपी कितना है, तो 120x माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लाभ कितने का है जनाब, तो लाभ 30% का है। जब 30% का लाभ होता है, मुझे बताइए, तो 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। नीचे वाला क्या होता है, सीपी, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट। तो अगर हमें सीपी और एसपी का रेशियो लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे सीपी हमारा कितना है 10, और 10 में 3 का लाभ, यानी एसपी कितना का होगा, 13 का। लिख सकते हैं कि नहीं? 20% के लाभ पर ये रेशियो 5 और 6 का हो जाता है, कि 5 के सामान को 6 में बेचेंगे। 10% के लाभ में 10 का सामान 11 में बिकता है। 30% के सामान को 30% के लाभ पर 10 का सामान 13 में बिकेगा। अब बोलोगे सर रेशियो क्यों लिखा है? अगर रेशियो नहीं लिखेंगे तो इस एक्स का वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। समझ गए मेरी बात को? रेशियो नहीं लिखोगे तो इस x का मान नहीं निकाल पाओगे। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करो। 13 से जो है 100 को गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 1300x। ठीक है, 13 से 20 को गुना करोगे तो आ जाएगा 260। 10 से गुना करोगे 100 को तो हो जाएगा 1200x, और माइनस हो जाएगा 200। ठीक है, 1300 में से 1200 जाएगा तो आ जाएगा आपका 100x, और 260 में से 200 जाएगा तो आ जाएगा 60। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य कितना है बताओ, 100x, और 100x की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 आ गई है। मतलब उस सामान को हमने खरीदा कितने में था, 60 में खरीदा था। ठीक है, समझ लीजिए सवाल को। आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले हमने खरीदा 100 में, फिर 20 के लाभ पर बेचा तो 120 में बेचा, फिर हमने 20 रुपए कम में खरीदा। सबसे बढ़िया मेथड है इस तरीके से। अगर आप एक लाइन में समझेंगे तो मैं एक लाइन वाला भी मेथड आप लोगों को बता दूंगा अभी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये बेसिक अप्रोच जरूर ध्यान रखना है कि 20 कम का खरीदने का मतलब 100x में से 20 घटाना, 20 कम बेचने का मतलब 120x में से 20 घटाना, और तब ये सीपी है और ये एसपी है, और इनका रेशियो 10:13 लिख सकते हैं हम। इसके अलावा जो है आप यहां पर देखोगे तो आप इसको एक और शॉर्ट मेथड से कर सकते हो। परसेंटेज में जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया होगा आप लोगों को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया होगा, आप उससे भी कर सकते हो, या रेशियो का भी मदद लेकर कर सकते हो आप। ठीक है, तो वैसे भी करोगे लेकिन वो आपको काफी ज्यादा समय लगा देगा, बस यूं समझ लो। जैसे मान लो कि पहले जो अनुपात था वो कितना था, 20% का प्रॉफिट था, तो कोई सामान खरीदा 5 में तो बेचा कितने में, 6 में। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं तो खरीदा 5 में तो बेचा 6 में। इसमें से हमने 20 रुपए कम कर दिया, इसमें से भी हमने 20 रुपए कम कर दिया, और अब वो अनुपात हो गया कितना, अब 10% का और लाभ हो रहा है। अब 10% का और लाभ हो रहा है तो आप बोलेंगे अब 10 के सामान को हम कितने में बेच रहे हैं, 10 के सामान को हम 13 में बेच रहे हैं। 10 के सामान को हम कितने में बेच रहे हैं, 13 में बेच रहे हैं। आप इसको दो तरीके से यहां से कर सकते हो, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाकर, और दूसरा रेशियो का मेथड लगाकर। रेशियो के मेथड से करोगे तो क्या होगा, आप ऐसे समझ लो इस सवाल को कि पहले दो लोगों की जो उम्र थी वो 5:6 थी। अब उनका उम्र का अनुपात जो है वो कितना हो गया है, उनमें से 20-20 कम करने पे उनके उम्र का जो अनुपात है, आप ऐसे समझ लो उनके उम्र का अनुपात हो गया है 10:13। तो ये 5 का मान मुझे बताना है। कभी भी जैसे आप मान लो कि उम्र की बात करो अगर, तो क्या ऐसा हुआ है कभी कि आपके और आपके पापा जो हैं, जब आप पैदा हुए थे मान लीजिए, तब आपके और आपके पापा की उम्र का गैप 25 साल था। आज भी आप देखोगे तो आपके और आपके पिताजी के उम्र का जो अंतर है वो 25 साल ही है। दो लोगों की
उम्र का अंतर कभी कम नहीं होता है, हमेशा बराबर रहता है। उसी तरीके से मैंने कहा कि सीपी और एसपी है तो वो 5:6 थे, सीपी और एसपी हो गए 10:13। यहाँ पर 3 का गैप है और यहाँ पर 1 का गैप है, तो पहले इस गैप को बराबर करिए आप। तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसको भी 3 बनाएंगे, यानी इसको 3 से गुना करेंगे। तो 5 को 3 से गुना करो तो ये हो जाएगा 15, और जो है 6 को 3 से गुना करोगे तो 18। अब मुझे खुद बताओ यहां पर कितने यूनिट की कमी? 5 यूनिट की। यहां पर कितने यूनिट की कमी? 5 यूनिट की। क्या यही 5 यूनिट का मान सवाल में 20 रुपए दिया गया है? बोलो, क्या यही 5 यूनिट का मान सवाल में 20 रुपए दिया गया है? तो बोलोगे हाँ सर, यही 5 यूनिट का मान सवाल में 20 रुपए दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान सवाल में कितना है? 1 यूनिट का मान सवाल में 4 है। अगर 1 यूनिट का मान सवाल में 4 है तो हमें ये 15 यूनिट का मान बताना है। 15 यूनिट का मान 15 × 4, तब भी उत्तर हमारा कितना आएगा? 60 आएगा। मतलब पहले सीपी और एसपी का रेशियो ये था, बाद में सीपी एसपी का रेशियो ये बन गया। इनमें कमी कितने की हुई? तो 20 रुपए की। 5 यूनिट 20 रुपए के बराबर, 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 15 यूनिट 60 के बराबर, ऐसे उत्तर आ जाएगा। एक और मेथड बोलोगे तो एक तीसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैंने शुरू में ही क्यों बोला था आपको कि जो आपका बेसिक मेथड है वो सही है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे एक और शानदार मेथड आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मानो यहां पर पहले जो इनका अनुपात था वो कितना था? 5:6 था। आपने इसमें से 20 रुपए कम किया है, ठीक है, और इसमें से भी 20 रुपए आपने कम किया है, दोनों में से कम कर दिया है, और बाद में यह अनुपात कितने का हो गया है? 10:13 का हो गया है ना, 10:13 का हो गया है। आप इतना बस लिख लो, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिख लो। पहले रेशियो ये था, बाद में रेशियो ये हो गया, इसमें से 20 कम किया, इसमें से 20 कम किया, बस आप इतना समझ लो। 20 × 5 कितना होता है? तो 100 होता है। और 60 × 20 कितना होता है? 120 होता है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? इन दोनों का अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों का अंतर जो है वो 20 यूनिट का है, तो यहां पर लिखोगे 20 यूनिट। समझ में आ गया? जैसे इसको इसके साथ गुना करो तो 20 × 25 100 हो जाएगा, 60 को 20 के साथ गुना करो 120 हो जाएगा, 100 और 20 का अंतर कितने का? तो 20 यूनिट आ जाएगा। अब उसी तरीके से यहां पर इसको गुना करो तो 13 × 2 260 हो जाएगा, और 20 × 10 कितना हो जाएगा? 20 × 10 जो है वो 200 हो जाएगा। 260 और 200 का अंतर कितने का है? तो 60 यूनिट का है। तो 20 जो है वो 60 रुपए के बराबर है, आप ऐसे समझ लो। हमें जो है यहां पर 13 दूनी 26 और 200, तो 60 हो गया हमारा। तो 20 यूनिट 60, 1 यूनिट 3 हो जाएगा यहां पर। फिर हम जो है इससे काफी लफड़े में पढ़ सकते हैं। आ तो गया हमारा उत्तर यहां पर 1:1 आ जाएगा। बिल्कुल 1:1 आप लिख सकते हो। 20 × 25 100, 60 दूनी 120, अंतर कितने का आया? -100 और +120, तो यहां पर आ जाएगा आपका 20 यूनिट। 13 दूनी 26 और +60, 20 यूनिट 60 के बराबर है, तो आपका सीपी यहां से निकल जाएगा। 20 यूनिट 60 के बराबर है सीपी, बट ये और कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, ये और कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उतना नहीं सोचना है। चलिए, जैसे ये सवाल हो गया, फिर से एक और सवाल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। एक और सवाल हो गया, देखिए। जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर वह उसको 900 कम रुपए में खरीदे और 900 कम में बेचे तो उसको 5% अधिक का लाभ होगा। बताइए इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा? इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जैसे मानो अगर कोई स्टूडेंट बेसिक से बनाता है तो कैसे बनाएगा? तो बोलेगा कि सर देखो बात ऐसी है कि हम यहाँ लिखते हैं सीपी और हम यहाँ लिखते हैं एसपी। पहले मुझे सीखना है, धुरंधर बाद में बनना है। पहले समझेंगे कि सवाल बनाते कैसे हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो बोलेंगे सर पहले वो खरीद रहा था 100x में और बेच रहा था 125x में। कोई दिक्कत की बात? अब 900 रुपए कम में खरीदा है, मतलब अब जो उसकी खरीदारी होगी वो कितने की होगी? तो 100x - 900 हो जाएगी। ठीक है, और जो बेचेगा वो कितने में बेचेगा? तो बेचेगा सर वो 900 कम में। ठीक है, तो बेचेगा वो 125x - 900 में। 125x माइनस कितने में? 900 में। और अब 5% अधिक का फायदा होगा। पहले 25 का फायदा हो रहा था, अब 5 और का फायदा होगा, मतलब अब जो फायदा होगा वो कितने का होगा? 30% का। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका CP/SP है वो उसका अनुपात कितना होगा? तो 30% यानी 10:13। ये CP है और ये SP है, तो यहां पर लिखिए कि 100x - 900 और SP कितना है? तो 125x - 900 और इनका अनुपात कितना है? तो इनका अनुपात 10:13 है। यहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, तो 100x की वैल्यू आप आराम से बता देंगे।
समझ गए मेरी बात को? 5400 आ गया, बहुत अच्छी बात है, सिंपल सा बात हो गया। खरीदा 100 में तो बेचा 125 में। अब यहाँ पर 900 रुपए कम में खरीद रहे हैं। 9 रुपए बोलेगा 9 घटाओ 10 बोलेगा 10 घटाओ 20 बोलेगा 20 घटाओ। यहाँ जितने कम में खरीदा उतने कम में यहाँ पर लिखो। सीपी आ गया आपका, एसपी आ गया आपका, इनका अनुपात कितना है? तो 10:13 है। कैसे 10:13 है? पहले 25 का लाभ, अब 5 और का लाभ, मतलब 30% का लाभ। 30% में सीपी 10 रहता है और एसपी 13 होता है। तो यहां से आप इनको सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर 100x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 100x की वैल्यू 5400 आ रही है। ठीक है, तो ये आप बेसिक मेथड से करेंगे तो आ गया। और फिर से इसका जो है रेशियो मेथड मैं आपको बता देता हूं कि रेशियो मेथड से आप कैसे करोगे। सेम एज वाले मेथड पर लेकर इसको चले जाओ। तो जब आप इसको रेशियो मेथड से करोगे तो क्या होगा वो भी देख लो। जब आप इसको रेशियो मेथड से करोगे तो क्या होगा वो भी देखो। अब रेशियो मेथड से मान लो अगर आप करते हो तो बोलोगे सर कोई व्यक्ति पहले किसी सामान को 25% के लाभ पर बेच रहा था, मतलब 4 रुपए के सामान को वो कितने में बेच रहा था? 5 रुपए में बेच रहा था। अब 30% के लाभ पर बेच रहा है। पहले 25 का लाभ था, 5 और का लाभ आ गया, मतलब अब 30% का लाभ हो गया। 30% के केस में यह अनुपात 10:13 का होता है। यहां पर आपको गैप कितने का दिख रहा है? 3 का। यहां पर गैप कितने का दिख रहा है? 1 का। तो क्या आप इस गैप को बराबर करोगे कि नहीं करोगे? अंतर को बराबर करोगे? तो बोलोगे जी सर बिल्कुल अंतर को बराबर करेंगे। तो अंतर को बराबर करने के लिए यहां पर 3 का अंतर है, ऊपर 1 का अंतर है, तो इसको 3 से गुना करो। तो जब 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 हो जाएगा, 5 को 3 से गुना करोगे तो 15 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये पुराना खरीद दाम था और ये पुराना बिक्री दाम था। अब ये नया खरीद दाम है, ये नया बिक्री दाम है। कमी कितने की हुई है? 2 यूनिट की। ये 2 यूनिट कितने के बराबर है? 900 के। तो बोलोगे सर ये जो 900 है ये कितने के बराबर है? सर ये 2 यूनिट के बराबर है। ठीक है, हमें जो पता करना है वो कितना पता करना है? तो हमें 12 का मान पता करना है। तो हम यहाँ 12 से गुना करेंगे। तो 12 से गुना करने पर 9 × 6 5400। लेकिन आपको एक बात समझना होगा यहाँ पर, ये आप रेशियो यानी एज वाला मेथड तभी लगा सकते हो जब आपका ये 900 और 900 बराबर होगा। अगर ये 900 और 900 बराबर नहीं हुआ, जैसे आपके सीपी में 500 रुपए की कमी की गई है और एसपी में 400 रुपए की कमी की गई है, तो उस केस में आपका ये रेशियो फेल हो जाएगा। क्योंकि उस केस में क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ वाला 2 यूनिट 900 के बारे में बताएगा और यहाँ वाला 2 यूनिट मान लो 500 के बारे में बताएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप किसको लो ओरिजिनल वैल्यू, और आपका उत्तर आएगा नहीं। इसीलिए मैंने क्यों कहा कि ये रेशियो मेथड हमारा आसान है, ये हमारा सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो कल के दिन कोई व्यक्ति जो है 10 रुपए कम में खरीदता है और 20 रुपए कम में बेचता है, तो यहाँ 10 घटाना, यहाँ 20 घटाना, यहाँ 10 घटेगा 20 घटेगा और यहाँ इनका रेशियो लिखकर उत्तर दे देना। लेकिन अगर यहाँ पर जो है सोचोगे कि इसका यूनिट हम 10 के बराबर करें, इसका 20 के बराबर, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक तभी लग सकता है जब ये दोनों यूनिट जो हैं ये बराबर होंगे। 900 लेस और 900 लेस होगा। अगर कल के दिन यहाँ 900 लेस ये रहा 1900 लेस हो जाए तो आप इससे नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो होता क्या है कि जनरली पेपर में अपने को सारे तरीके आना चाहिए। ठीक है, मैंने तो जैसे आपको कहा कि बेसिक से आप बना लो, लेकिन अगर आपको जो है, अगर मान लो कल के दिन पेपर में ऐसा ही डेटा मिल जाता है जहां पर सीपी में भी उतनी ही की कमी की गई है जितना एसपी में, तो आराम से रेशियो लगाओ और उत्तर लेकर आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे मान लो सेम तरीके से यहां पर आ गया सवाल। हर तरह के सवाल दे रखे हैं आपके, ताकि जितने तरह के डाउट बन सकते हैं वो हम क्लियर कर सकें। जैसे यहां पर बोला गया है कि किसी प्रोडक्ट को बेचने पे एक लेडी को 20% का फायदा होता है। अगर उसको वो 1000 रुपए कम में खरीदे और 400 रुपए कम में बेचे तो उसको 40% का फायदा होगा। अब यहां ये नहीं बोला गया है 40% अधिक फायदा होगा, यहां सिर्फ इतना बोला गया है कि उसको 40% का फायदा होगा। तो बताओ उसने खरीदा कितने में होगा। सेम तरीके से क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये हमारा सीपी है और यहां पर ये हमारा एसपी है। लिखोगे यहां पर, कोई दिक्कत की बात। पहले सामान को कितने में खरीद रहे थे? तो बोलोगे सर पहले सामान को हम 100x में खरीद रहे थे। बेच कितने में रहे थे? 20% के फायदे में, यानी 120x में बेच रहे थे। अब सामान को कितने कम में खरीदा हमने? तो अब सामान को हमने 1000 कम में खरीदा। तो इतना लिपापोती ना करके सीधा का सीधा ऐसे लिख सकते हो। जब आपको इतना पता चल गया कि सीपी और एसपी
का रेशियो ही लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, सीधा एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बोलोगे सर पहले सामान को हम मान लीजिए 100 रुपए में खरीद रहे थे और बेच कितने में रहे थे, तो उसको हम 20% के फायदे में बेच रहे थे, मतलब 120 में बेच रहे थे। आप ऐसे लिखेंगे, समझिएगा, पहले 100 में खरीद रहे थे, 120 में बेच रहे थे, अब कितने कम में खरीदना है, 1000 कम में, मतलब इसमें से 1000 को कम कर दो। और कितने कम में बेचना है, तो बोलोगे सर 400 कम में बेचना है, तो इसमें से 400 कम कर दो। अब फायदा कितने का हो रहा है, तो फायदा 40% का हो रहा है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 के समान में 2 का लाभ, तो अनुपात हो जाएगा 5/7। आप ऐसे भी एक लाइन में लिख सकते हो। अब बोलोगे सर ये कहां से लिख दिया आपने, तो भैया हमने ये सीधा का सीधा ये वाला रिजल्ट ही हमने लिख दिया। ठीक है, हमने इतना ऊपर वाला पोर्शन नहीं लिखा, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि बेसिक क्या है, तो उसमें भी एक छलांग मार दो। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं कि पहली सीढ़ी चढ़ोगे दूसरी चढ़ोगे, एक बार में 3 सीढ़ी भी चढ़ी जा सकती है। उसी तरीके से खरीदा 100 में, बेचा 120 में, इसमें खरीदारी में कमी की 1000 की, इसमें खरीदारी में कमी की 400 की, तो बाद में इनका अनुपात 5:7 बन गया। हमसे बोला जाता है 100x का मान बताने का, हम 100x का मान बता सकते हैं। ठीक है, गुना करोगे तो 7 को 100 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा 700x, और 7 को 1000 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा 7000। 5 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 600x हो जाएगा आपका, और 5 के कितना हो जाएगा आपका, 2000 हो जाएगा। 700 में से 600 जाएगा तो 100x आएगा, 7000 में से 2000 जाएगा तो कितना आएगा, 5000। 100x का मान बताना है तो 100x का मान कितना हो गया, 5000 हो गया करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, सभी का उत्तर आ गया। चलिए, इसी के ऊपर सीपीयू में एक बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सीपीयू में पूछे गए प्रश्न को देखिए। ठीक है, सीपीयू दिल्ली पुलिस का पेपर होता है, जिससे आप दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, एसएसबी में आप जाते हैं। यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल हो गया, आईटीबीपी हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है ये, और मुझे लगता है कि लड़कियों को इसमें खासकर भरना चाहिए। जिनको सीपीओ के बारे में जानकारी नहीं है, मैं बता दूं यहाँ पर, एसएससी ही सीपीओ का पेपर कंडक्ट करवाती है, और सीपीओ में आपको पहले प्री देना होता है। 50 सवालों का पेपर होता है ये, मतलब 200 सवाल होते हैं, और समय भी जो है आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। कट ऑफ इसकी काफ़ी कम जाती है। पहले शुरू में 2016-17 के करीब में सीपीओ का जो कट ऑफ जाता था, वो जाता था आपको 98, 95 ऐसे करके जाता था। लेकिन बाद में इसका कट ऑफ जो है थोड़ा बढ़ गया था, तो 110, 120 इतने के कट ऑफ में, इसके करीब में इसका कट ऑफ रहता है। बहुत ज़्यादा इसका कट ऑफ जाता नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि जब आप सीपीओ का प्री दे देते हैं और कट ऑफ आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए। लड़कों का 1600 मीटर का रेस होता है, और शायद लड़कियों का 800 मीटर का रेस होता है। फिर लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है। सिर्फ 3 इवेंट होते हैं। समझ में आई बात? रेस, लॉन्ग जंप मतलब लंबी दूरी, हाई जंप, और शायद शॉर्ट पुट भी होता है, गोला फेंकना होता है, जो आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें जो मुश्किल होता है वो होता है रेस ही आपका। 1600 मीटर का रेस जो होता है वो 5.5 मिनट या 6 मिनट के अंदर मुझे लगता है इसको क्वालिफाई करना होता है। मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, 5.5 मिनट ही होगा, या 6 या 6.5 मिनट करके, जो भी है आप एक बार नोटिफिकेशन में देखेंगे। उसके बाद जब आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं ना, ठीक है, तो आप यूं समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की है। कैसे पक्की है? अगर आप पढ़ने लिखने में थोड़े से अच्छे हैं और आपने प्री दे रखा है, आपका फिजिकल भी निकल गया है, तो उसके बाद सिर्फ आता है मेंस, और मेंस में इंग्लिश ही पूछी जाती है, मैथ्स नहीं पूछी जाती। इंग्लिश कितने नंबर का? तो 200 नंबर का होता है, जिस तरीके से सीजीएल का मेंस होता है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर दीजिए, उसके बाद आप आराम से निश्चिंती से अपने रिजल्ट का वेट करिए। पहला अगर देखो उसमें क्या होता है कि 1 से लेकर 50 या 100 रैंक तक दिल्ली पुलिस जो है वो अलॉट होता है। उसके बाद फिर आपको जो है, आप चाहो तो, मतलब सेम तरीके से हो गया कि आप दिल्ली पुलिस के लिए भी भर रहे हो, उसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस आता है। आपको दिल्ली पुलिस चाहिए कि आपको आईटीबीपी चाहिए कि जो है आपको सशस्त्र सीमा बल चाहिए। ठीक है, इस तरीके से 4-5 जो होते हैं वो पोस्ट होते हैं। जो टॉप रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं उनको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्ति कर दी जाती है। तो इसमें मेरे काफी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीपीओ को क्वालिफाई कर रखा है, और दिल्ली पुलिस के ऑलमोस्ट बहुत ऐसे थाने हैं जहां पर एसआई बिठाए हैं हमने। रीजन ये है क्योंकि देखो, और सीपीओ में एक और बात बताएं तो सीपीओ क्वालिफाई कौन स्टूडेंट करता है? तो वो स्टूडेंट करता है जो ना पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है और ना ही पढ़ने में बहुत ज्यादा दब्बू है, मतलब एकदम मिडिल वाला बच्चा है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं वो फिजिकल में जाके छट जाते हैं। अब मेरी एक स्टूडेंट है निशा शर्मा करके, गर्ल्स गुरुकुल की स्टूडेंट है। गर्ल्स गुरुकुल में जो है, गर्ल्स गुरुकुल से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, 3 लड़कियां ऐसी हैं जो दिल्ली पुलिस 2018 के बैच में सिलेक्टेड हैं। एक निशा शर्मा है,
ठीक है। एक नीलम डबास है और एक और लड़की है जिसका सविता करके है। ये 3 लड़कियां हमारे पास हैं। अब 3 लड़कियों में अगर आप बात करोगे तो दोनों तीनों की जो है वो दिल्ली में ही है, कोई किसी थाने में है, कोई किसी थाने में है। तो ये पढ़ने में बहुत अच्छी लड़कियां नहीं थी। निशा शर्मा की अगर मैं बात करूं तो निशा का जो है ये नीलम डबास का सीजीएल का प्री तक भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। वो लड़की सीजीएल का प्री तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन सीपीओ में वहीं देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक जो है उसका 57 था, क्योंकि इसमें बस प्री क्वालिफाई किया। पतली दुबली लड़की थी, भागने में बहुत तेज थी, भाग निकली, रेस निकाल लिया उसने। और मेंस में इतना आसान पेपर आया था इंग्लिश का कि उसके 192 नंबर आए थे 200 में, और उस समय एवरेज स्कोर ही 180 का था। तो उसके बाद उसका फाइनल स्कोर काफी अच्छा बन गया और उसको दिल्ली पुलिस मिल गया। ठीक है। इसी तरीके से यही कहानी निशा शर्मा की भी थी कि मेंस 3 बार से दे रही है और 3 बार से उसका मेंस निकला नहीं, तो दिल्ली पुलिस के लिए उसने ट्राई किया, सीपीओ में भरा और निकल गया। जो थोड़े मोटी और हेल्दी लोग होंगे ना, तो भाई साहब उतना फिर नहीं हो पाएगा, रेस नहीं निकाल पाओगे, ये भी बात ध्यान रखो। तो ये बहुत सस्ती और अच्छी नौकरी है कि कम मेहनत में आप जो है एकदम दरोगा बन सकते हो दिल्ली पुलिस में। यूपी में बहुत भीड़ है, बिहार में बहुत भीड़ है दरोगा बनने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के सीपीओ में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, सबसे हलवा है एकदम, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। हाइट वाइट की कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जितनी हाइट मेरी है उतनी हाइट चाहिए होती है। देख लो एक बार नोटिफिकेशन को, और लड़कियां जरूर भरे इसको। ठीक है। गर्ल्स गुरुकुल से काफी सिलेक्शन रहा है इसमें हमारा। और आप लोगों को भी एक बात बता दें, जितने बच्चे गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं गुरुकुल ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल से गुरुकुल में जो है आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कल से पूरा एक प्रॉपर तरीके से हम गुरुकुल में अपने जो है सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा गुरुकुल जो है वो शुरू हो चुका है। गुरुकुल में ही आप गाइडेंस में रहोगे, हमारे गुरुकुल में ही हमारे गाइडेंस में पढ़ाई करोगे। ठीक है। कंप्लीट गाइडेंस में। गुरुकुल का नंबर जो है मुझे लगता है आप लोगों को पहले भी हमने दे रखा है। चश्मा लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है नीतीश कुमार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है अमित धंकड़ करके, जो 2019 के बैच में सिलेक्टेड हुआ है, उसको भी चश्मा लगा था, लेकिन जब फिजिकल की बारी आई तो जाकर उसने भोपाल से लेस करवा लिया, और लेस करवाने के बाद जो है उसका ठीक हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो गुरुकुल के बारे में भी आज रात में जो है हम यूट्यूब पर पूरा का पूरा बताएंगे। बाकी और स्टूडेंट किसी को अगर गुरुकुल की इंक्वायरी करनी हो तो एक नंबर लिख रहा हूं, आप इस पर गुरुकुल की इंक्वायरी कर लेंगे। 783688, ठीक है, 7836884000। ये नंबर नोट कर लो, इस पे गुरुकुल की इंक्वायरी आप कर सकते हो। 7836884000। ये हमारा गुरुकुल का ऑफलाइन है, जहां से कल जो है पूरा का पूरा ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाला है। रहना भी यही है, खाना भी यही है, पढ़ना भी हमारे गाइडेंस में ही है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो सवाल को देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और बेचता है उसको 10% के लाभ पर। अगर वह उसको 20% कम में खरीदे और 10,000 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। बताओ सामान की कीमत कितनी थी? हाँ, प्रभाकर राव कहते हैं गुरुकुल क्या है। देखो, गुरुकुल एक ऐसा हमारा एक तरीके से यूं समझ लीजिए जैसे आप बाहर रहते हैं, और बाहर रहते हैं तो आप पीजी का किराया अलग से देते हैं, आप अलग अलग जगह पर कोचिंग लेते हैं, जैसे मैथ स्पेशल अलग ले रहे हैं, इंग्लिश स्पेशल अलग ले रहे हैं, रीजनिंग स्पेशल अलग ले रहे हैं, तो उसका फीस जो होता है वो अलग अलग होता है। लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो उसका जो फीस होता है वो अलग होता है, खाना खाते हो उसका फीस अलग होता है। इसके अलावा बाहर में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो बाहर में कोई आपको गाइड करने वाला भी नहीं है, तो आप पढ़ाई करोगे कैसे, करोगे क्या करोगे? तो गुरुकुल हमारा एक बिल्डिंग है, यूं समझ लीजिए, जिसके 3 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर पे बच्चे रहते हैं, दूसरे फ्लोर पर क्लासेस हैं और लाइब्रेरी चलती हैं, और तीसरे फ्लोर पर आपका मेस है। उसमें रहने की जो सुविधा है बच्चों के लिए, बॉयज के लिए सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, 85 हैं, और गर्ल्स गुरुकुल का जो बिल्डिंग है वो अलग है। उसी तरीके से गर्ल्स गुरुकुल का जो कैपेसिटी है वो 25 सीट्स की कैपेसिटी है वहां पर। ठीक है। दोनों में होता क्या है कि आपकी जो क्लासेस है वो गुरुकुल में ही चलती हैं, आपका खाना गुरुकुल में ही मिलता है, लाइब्रेरी जो है वो गुरुकुल में ही है। ठीक है। आपको गुरुकुल से बाहर नहीं जाना है, पूरा दिन आपका फोन ले लिया जाता है, सिर्फ रात में 1 घंटे के लिए आपको फोन दिया जाता है। गुरुकुल में ही आपको जो है टीचर आते हैं, वहीं पर आपकी क्लासेस में क्लासेस लगती हैं, और जब आपकी क्लासेस नहीं होती हैं तो आपको लाइब्रेरी में पढ़ना है। आपका जो वार्डन है वो आपको सुबह उठा देते हैं, और शाम को जो है जब जब आपका शेड्यूल है, सुबह 6 बजे से अगर आपका शेड्यूल है तो 6 बजे आपको उठा दिया जाएगा, आपको जाना है लाइब्रेरी में पढ़ाई करना है। हर स्टूडेंट से पर्सनल टीचर का 1-to-1 गाइडेंस होता है, जैसे किसी स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूं, फिर विक्रमजीत सर जो है वो गाइड करते हैं। सैटरडे संडे जो है वो काउंसलिंग होती है। आपको उसी तरीके से टारगेट दिया जाता है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछते हैं, तो उस तरीके से हम आपको गाइड करते हैं। जब आपका पेपर आता है तो क्रैश कोर्स करवाया जाता है।
ठीक है, तो एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि आप हमें 6 महीने दो, हम आपको नौकरी देंगे, ऐसा वाला कंसेप्ट है। फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जितना आप बाहर रहते हैं उतना ही आपका फीस है, क्योंकि गुरुकुल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर लाइफ में हम लोग काफी जो है सीरियस हैं, और काफी सिलेक्शन हम लोगों ने गुरुकुल से दिया है। तो इसको बिजनेस नहीं बनाना है, इससे सिलेक्शन देना है। बाहर जितना मुखर्जी नगर का फीस है 9,000 रुपए, 8,000 से 10,000 तक जो फीस होती है वही गुरुकुल की फीस है। जो स्टूडेंट कोचिंग लेना चाहता है उसकी फीस 11,000 रुपए है पर मंथ, और जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं लेना चाहता, सिर्फ हमारे गाइडेंस में पढ़ना चाहता है, गुरुकुल में रहना है, खाना है, लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, तो उसकी फीस 9,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा उन बच्चों के इसीलिए लगते हैं क्योंकि उनके लिए हमें बाहर से टीचर बुलाना पड़ता है। जीएस स्पेशल हो गया, मैथ स्पेशल हो गया, और बहुत सारी चीजें हो गई जो हमें कराना पड़ता है, इस वजह से जो है वो फीस है। ये गुरुकुल आपका दिल्ली में है, और यहीं दिल्ली गुरुकुल में ही मैं रहता था। ठीक है, और वहीं पर जो है मेरी क्लासेस चलती हैं रात में। इसी तरीके से बाकी टीचर्स की भी क्लासेस चलती हैं, और आप हमारे गाइडेंस में ही वहां पर तैयारी करते हैं। तो कल से गुरुकुल का स्टार्ट होने वाला है बैच। नंबर जो आपको दिया उस पर आप इंक्वायरी करके बाकी चीजें आप उस पर पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, चलो सवाल देखो एक बार। गुरुकुल बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप चाह रहे हो, सोच रहे हो कि 2 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, गाइडेंस है नहीं, निकल नहीं रहा है, तो आराम से आपके लिए गुरुकुल है, खुला है, आइए। और बहुत लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। जहां पर भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी, मैं हूं पर्सनली आपको गाइड करने के लिए वहां पे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब बोला गया है एक व्यक्ति किसी सामान को 10% के फायदे में बेचता है। तो मान लीजिए ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, 10% के फायदे में बेचता है, और बोला गया है कि 10% के फायदे में, तो आप बोलेंगे कि सर खरीदा कितने में था, तो मान लीजिए 100 में, बेचा कितने में, तो 120 में। ठीक है, सॉरी 10% का फायदा है ना, तो 110 में। उसके बाद बोला गया है कि अगर वो उसको 20% कम में खरीदे, मतलब 100 के सामान को वो कितने में खरीदे, 80 में खरीदे, और उसको 10,000 रुपए ज्यादा में बेचे, तो उसको प्रॉफिट होगा 40% का, प्रॉफिट 40% का। 80 का 40% 32 होता है, यानी यहां पर 122 में उसको बेचेगा। ठीक है, और कितने मोर की बात हुई है, सोल्ड इट फॉर 10,000 मोर। पहले 110 में बेच रहा था, अब 122 में बेचेगा, यानी कितना यूनिट, 12 यूनिट। यही 12 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। ठीक है, यही 12 यूनिट का मान सवाल में 10,000 दे रखा है। समझ में आई बात? यही 12 यूनिट का मान सवाल में कितना है, 10,000 है। तो हमसे कितने यूनिट का मान पूछा गया है, हमसे 100 यूनिट का मान पूछा गया है। क्या आप बता सकते हैं, बताइए। पहले सामान पे 10% का लाभ था, तो 100 के सामान को 110 में बेच रहे थे। फिर उसके बाद आपने 20% कम में खरीदा, मतलब 80 में खरीदा। 40% का फायदा हुआ, मतलब आप इसको 122 में बेच रहे हैं। ठीक है, पहले से कितना अधिक में बेच रहे हैं, 12 यूनिट। यही 12 यूनिट का मान सवाल में 10,000 है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो 10,000 रुपए हैं, ये 12 का मान है, हमें कितने का मान बताना है, 100 का। क्या बता पाएंगे आप यहाँ पर, बताइए। एक आदमी एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता और 10,000 अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% लाभ कमाया होता। 8 चौके 32, 12 तो कटेगा ही नहीं भाई इससे, 4 तो कट जाएगा, 3 कैसे काटोगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल में कुछ ना कुछ जो है टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर हाँ ठीक है, ये गलती है ना, 112 आएगा ना। 32 जोड़ेंगे 80 में तो 112 आएगा। कितना आएगा, 112 आएगा। तो ये जो है 2 का मान होगा, और 2 का मान होगा तो 100 का मान बताना है। 50 इंटू जो है 10,000, 100 का मान बताना है। बहुत अच्छी बात है। उत्तर में एक और जो है 0 लगा दो यहाँ पर। 4 और 1 5 0 आएगा ना यहाँ पर, ये 5 0 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, सीपीयू का क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 96। सेम तरीके से बोला गया, एक व्यक्ति एक घर को 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अगर वो उसको 25% कम में खरीदे और उसको 60 रुपए जो है वो कम में बेचता है, तो उसको लाभ होता है 32% का। बताओ सामान का जो है कितना क्रय मूल्य था। बना लेंगे आप लोग इस सवाल को, बना लेंगे आप लोग। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर करेक्ट करना चाहते हो तो या तो इस 10,000 को जो है इसको 1,000 बना दो,
तो आपका उत्तर 50,000 होगा, और नहीं तो इसको 10,000 रखोगे तो उत्तर आपका इस अकॉर्डिंग आएगा। एक काम करो ना, इसको 10,000 को 1,000 बना लो। अब ठीक है, बहुत बच्चों को कष्ट हो रहा है, नहीं सर हम नहीं बदलेंगे अपने उत्तर को, तो 10,000 को छोड़ के उसको 1,000 कर लो। चलो अब सवाल को देखो, यहाँ पे एक व्यक्ति एक घर को 15% के लाभ पर बेचता है। आप बोलेंगे सर 100 रुपए के सामान को हम कितने बेच रहे हैं, 115 में बेच रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसको 25% कम में खरीदते हैं, मतलब अगर मान लीजिए हम 75 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, और 60 रुपए कम में बेचते हैं, जैसे 60 रुपए आएगा ना तो सबको एक्स के टर्म में लिख देना यहाँ पर, तो हमें जो लाभ होता है वो कितने का होता है, 32% का लाभ होता है हमें जो लाभ होता है। एंड सोल्ड इट फॉर 60 लेस, देयर वुड बीन अ प्रॉफिट ऑफ 32%। इसका 32% कितने का होगा बताओ, 75 का 32% निकालोगे, बताओ जल्दी से, 75 का 32% निकालना कितना आएगा, तो 75 का 32% आसान है निकालना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 25 का 3 गुना, 25 का 4 गुना, 4 से 8 बार में 24 आएगा, कितना होगा 24 आएगा, तो 5 और 4 9, 7 और 4 9, 99x। कितना कम है बताओ, 1 यूनिट कम है, यानी ये जो 60 है ये कितने का मान है, x का मान है, और कितने का मान हमें बताना है, 100x का मान बताना है, तो आप 100x की वैल्यू बता दो, 60 × 100 एंड सोल्ड इट फॉर 1 मिनट रुक जाओ आप। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, उसके बाद जो है अगर वो उसको 25% कम में खरीदे तो 75 में खरीदेगा, और उसके बाद उसको 32% के लाभ पर बेचेगा, तो 75 का 32% कितना होता है, देखो यहाँ पर 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 8 बार में, 8 तिरके 24, 5 4 9, 7 2 9। ठीक है, ये हमारा हो गया। पहले की तुलना में अब कितने कम में वो बेचेगा, तो 16 यूनिट, कितना यूनिट, 16 यूनिट, और ये जो 60 है ये कितने का मान है, ये 60 हमारा 16 का मान है, हमें कितने का बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी हमें 100 का मान बताना है। 4 से इसको काटो 4 बार में, इसको काटो 15 बार में, 4 से इसको काटो 25 बार में, 15 × 25, 25 5 125, ठीक है, 12 25 से कम 25 और 37, 375 हमारा उत्तर होगा। 15 5 75 और 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर। इतने के सामान को इतने में बेचा, 25% कम में खरीदा, 32% ज्यादा में बेचा, मतलब 99 में बेचा, तो पहले की तुलना में कितना कम में बेचे, तो 60 रुपए, यानी 16 का मान जो है वो 60 दे रखा है, 100 का मान बताना है। ठीक है, चलिए एक तरीके से सेम फिर है कि एक बुक सेलर किसी किताब को 10% के लाभ पर बेचता है, अगर वह 4% कम में खरीदे और 6 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसको इतने % का लाभ होगा, बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। ठीक है, हाँ भाई, हर्ष पराशर गुरुकुल में मैं पढ़ाता हूँ मैथ, विक्रमजीत सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, और सुनील सर जो है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और जीएस की जो फैकल्टी होती है वो हमारी मुखर्जी नगर की फैकल्टी होती है। तो ये सवाल आगे के जो हैं 2-3 ये आपको पीजीडब्ल्यू में दिए जा रहे हैं, ये आपको घर से करने हैं। उसी तरीके से यहाँ पर है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाएगा, 20 रुपए कम में खरीदा, 20 रुपए कम में बेचा, तो लाभ 10% ज्यादा होगा, सीपी बताओ। ये भी सवाल आप कर सकते हो, ये भी सवाल आपके लिए पीजीडब्ल्यू है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, अगर वह उसको 12% कम में खरीदे, 9 रुपए कम में बेचे, तो उसको 27% का लाभ होगा, बताओ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो ये 3 सवाल जो हैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू हैं, ये भी आप कर सकते हैं। 100 मानिएगा, 100 में मानने के बाद आप उसको 12% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो 112 में बेचेंगे, आप उसको 12% कम में खरीदेंगे, यानी 100 में से 12 घटाएंगे तो आपका 88 आएगा, और 88 का 27% निकाल कर आप जोड़ेंगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हमने रखा है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर एक सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सीजीएल का क्वेश्चन आप देखिए सेम तरीके से। ठीक है, सीजीएल का भी एक क्वेश्चन है, और सीजीएल का जो क्वेश्चन आया है डेटा के साथ वो सामने लिखा हुआ है। बोला गया है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, और एवं विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दो, बताओ कितने का उत्तर आ गया, बताना। कितने बच्चों का उत्तर आ गया इस सवाल का, पढ़ते उत्तर दे पाए? क्या अरे सर अब तो पढ़ लिया, एक लाइन में आंसर दे देंगे, बताओ आया उत्तर? बहुत गड़बड़ बा हो हाल, हाल बहुत गड़बड़ बा।
सर सीएचएसएल में कितना लाइफ के मैथ क्वेश्चन आते हैं, कितने लेवल के? भैया कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि सीएचएसएल में किस लेवल का मैथ आता है। कभी आसान कभी मुश्किल, सफर ऐसे ही चलते रहता है। देखो यहाँ पर सीपी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। समझ गए? बूझे कि नहीं बूझे? बूझ गए ना? तो सीपी और एसपी बहुत शानदार। हमारे हर्ष पराशर का उत्तर और दिव्या गुप्ता जो है, दो बच्चे हैं जिन्होंने एकदम सबसे पहले एकदम 1 सेकंड के अंदर उत्तर दे दिया है। चलो बाकी बच्चे अभी भी उत्तर निकाल रहे हैं। तो अनु ने अपने सेलिंग प्राइस को फिक्स किया कितना? क्रय मूल्य से 25% ज्यादा। क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मतलब सामान खरीदा होगा 100 रुपए का, तो बेचा होगा कितने में? 25% ज्यादा यानी 125 में। मर्जी हो तो एक्स लिख लो, मर्जी हो तो मत लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। रुपए का कहीं पर जिक्र नहीं है तो मत ही लिखो, ठीक है। तो सामान खरीदा 100 में तो अंकित किया 25% ज्यादा यानी 125 में। अगर अपने दाम को वो 20% बढ़ा दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% बढ़ जाए, मतलब अब सामान उसको 100 रुपए में ना मिलकर 120 में मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद वो अपने सेलिंग प्राइस को भी 10% बढ़ा देती है। सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा देती है। 125 का 10% कितना होता है? 12.5। तो यहां पर अब जो है इसको 137.5 में बेचेगी। अब ये मत पूछना सर ये कहां से आया, ऐसे आया भैया, इसका 10% बढ़ा गया है इसमें। 125 का 110% है ये। क्यों बोला गया? जैसे इसका क्रय मूल्य बढ़ा है उसी तरीके से इसका विक्रय मूल्य भी बढ़ा है। क्रय मूल्य में 20% बढ़ाए हो तो इसमें 10% बढ़ाओ। किसी भी संख्या का 10% उसको 10 से भाग कर दो, 12.5 हो गया। 12.5 इसमें जोड़ दो, 137 आएगा। तो बोला गया है अब बताओ कितने का लाभ है। यही बोला गया है कि बताइए अब उसका लाभ कितने का है। तो 120 के सामान को लड़की 137.5 में बेचती है, लाभ कितने का है? तो 17.5 रुपए का लाभ है। कितने के ऊपर है? तो 120 के ऊपर है। तो 120 इंटू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 100। जीरो से हमारा जीरो खत्म, कट्टम कुटाई खेल लो। 12 से काटोगे तो यहाँ पर, ठीक है, कुट पाएगा यहाँ पे, देखो कटेगा। 2 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में। या एक काम करो ना, 175 को 10 के साथ गुना करो, 17.5 को 10 के साथ गुना करो तो आ जाएगा तुम्हारा 175/12। फिर आ जाएगा 12 एकम 12, हो जाएगा तुम्हारा 12 5 55, 12 चौके 48, ठीक है। 14 पॉइंट कौन सा दिख रहा है? 14.6% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। 14.6% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाला टाइप हमारा खत्म होता है, टाइप नंबर 12 खत्म, खलास, फिनिश। अब हमारा है टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13 में जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल केस है। ये भी बड़ा प्यारा और खूबसूरत सा टाइप है। ये भी टाइप को कल हम लोग कवर कर लेंगे, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग कल कवर करेंगे, जहां पर आप एक टेबल को भी बेचते हो और एक किताब को भी बेचते हो। टेबल पर आपका प्रॉफिट होता है। ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्री में नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जाते हैं टाइप नंबर 13। तो जिन्हें मेंस की तैयारी करनी है वही यहाँ से देखेंगे, जिन्हें नहीं करनी वो भी देखेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये सवाल मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है। और फिर इसके बाद एक टाइप बचेगा एलिगेशन। मतलब कुल मिलाकर अब आपके 13 सवाल रह जाते हैं जो कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। तो कल आपका प्रॉफिट लॉस खत्म, उसके बाद हम शुरू करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट के खत्म होने के बाद हम नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, किसी का कोई जो है दुख है तो बताओ। दीनानाथ कहते हैं सर मेरी भी सुनिए। बिल्कुल दीनानाथ, आपकी बात सुनी जाएगी, बताइए आप क्या कह रहे हैं। लव यू भाई, लव यू। बताओ किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो बता लीजिए। आपका जो है यहाँ पर टाइप खत्म होता है, नेक्स्ट टाइप अपन कल से पढ़ेंगे। जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ रिवाइज करते जाओ, नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे, इस बात का ध्यान रखो। वीकली टारगेट दीजिए सर। देखो वीकली टारगेट जो है, आप अपना टारगेट आप खुद सेट करो। रीजन ये है क्योंकि आपकी कमजोरी और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं नहीं जानता कि आपको मैथ कितना आता है, आपको इंग्लिश कितना आता है। पता चले हमने मैथ पढ़ने को 4 घंटे कह दिया और आपका मैथ काफी अच्छा है, आपका जीएस एकदम खत्म है, ठीक है। तो उसको आपको एनालाइज करके अपना टारगेट अपने आप को देना होगा कि हाँ भाई जो है मैं इतना स्कोर करता हूँ, या ये सेक्शन मेरा कमजोर है तो उस सेक्शन पर जो है मुझे टाइम ज्यादा देना है। हाँ, टाइम एंड वर्क में डाउट क्लास लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे अजय, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ विपुल यादव, मैं ठीक हूँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद है, ठीक रहेंगे।
दीनानाथ कहते हैं सर मैं 2 ईयर्स से लगा हुआ हूँ एसएससी के पीछे, अभी तक नहीं पहुंचा। उसके बाद आपका कमेंट ही गायब हो गया। देखो भाई, अगर 2 साल से लगे हो, ठीक है, और अगर जो है गाइडेंस में कुछ कमी है या ये है, तो आप गुरुकुल ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्लासेस तो मिल ही जाएंगी वहाँ पे, और हमारी तरफ से पूरी की पूरी गाइडेंस मिलेगी आपको। अगर आप मेहनती स्टूडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि हम जो टारगेट आपको देंगे आप उतना कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको गुरुकुल ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। आप 10 दिन रह के देखो, 15 दिन रह के देखो, आपको खुद ब खुद चीज़ें बहुत समझ में आ जाएंगी कि आप कहाँ गोता लगा रहे थे और असली समंदर कहाँ पर है। जब आपसे तगड़े तगड़े कंपटीटर यहाँ दिखेंगे, 15-16 घंटे पढ़ते दिखेंगे ना आपको, तो पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, और जहन्नुम का रास्ता कहाँ था, जन्नत का रास्ता कहाँ था, जाना किधर था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखना होता है, ठीक है। चलो, अंकुर राणा, शीट 2 नहीं होगा क्या सर? प्रॉफिट लॉस में एक ही शीट है भाई, शीट 2 की बात ही नहीं है। सिर्फ परसेंटेज में मैं 2 शीटें देता हूं, बाकी हर टॉपिक में एक शीट होती है। चलिए, हाँ, गुरुकुल का टाइम लिमिट और कांटेक्ट नंबर मैंने दिया तो था आप लोगों को अभी, और टाइम लिमिट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, टाइम लिमिट का कुछ भी ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ है। आराम से आओ रहो। जो हमारी तरफ से होता है वो 6 महीने की तैयारी होती है कि हम 6 मंथ में पूरा सिलेबस कवर अप करवाते हैं, और 6 मंथ में आपको जीरो से हीरो बना देंगे। 7836884000 ये है हमारा गुरुकुल का इंक्वायरी नंबर। इस पर कॉल करो, इंक्वायरी करो, जो भी आपकी इंक्वायरी है, ठीक है। चलो भाई, बढ़िया है। गुरुकुल में ऐसा नहीं है, आप 1 महीने भी रहकर देख सकते हो कि 1 महीने में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे तरफ से जो है चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप आगे कंटिन्यू करो। उसके अलावा अगर नहीं लगता है तो आप अपने घर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, गुरुकुल में रहकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन यूपीएससी के लिए आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, आपको खुद सेल्फ गाइडेंस में पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, तो पूरा रिवाइज करो, ठीक है। दिव्या गुप्ता, प्लीज रिप्लाई मी। क्या कह रहे हैं दिव्या, आप बताइए। सर प्लीज जीके की तैयारी कैसे करें? यार रोज रोज बताएं क्या एक ही बात? कल की वीडियो में भी बताया था, आज भी बताऊं, रोज एक ही कहानी चलती रहेगी? ये बताओ, डेली क्लास देखा करो ना। हाँ, मेंस में गुरुकुल आएंगे सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है रवि कुमार, मेंस में मिलेंगे आपसे वहां पे। चलिए सर, 2023 तक जीरो से हीरो बन जाएंगे ना? संजना वर्मा, आप अपनी मेहनत से जीरो से हीरो बनेंगे, ठीक है। बस मेरा जो है रास्ता दिखाना काम है, आपको उस पर चलना है। अगर आप चल लिए जितना हमने बताया है तो फिर तो आप हीरो बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेस्ट सीरीज कहाँ से दें? कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है। आप जो है टेक्स्ट बुक जो है वहां पर आप टेस्ट सीरीज वहां से परचेस कर लीजिए और वहां से आप टेस्ट सीरीज दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी का भी अभी टेस्ट सीरीज लगाओ, कोई इशू नहीं है। प्रीवियस ईयर खत्म करो और प्रीवियस ईयर के बाद किसी भी कंपनी का टेस्ट सीरीज लगाओ, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि नहीं इन्हीं का लगाना है, इनका नहीं लगाना है। हाँ, शीट से काम हो जाएगा, बिल्कुल शीट से काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेहनती स्टूडेंट हैं और आपको मेहनत करना अच्छा लगता है, 200 में 200 अगर आपका टारगेट है, तो मेरा मानना है कि शीट के अलावा आपको एक और किताब पकड़ लीजिए। चाहे तो आप किरण लगा सकते हैं, चाहे तो आप राकेश यादव या कोई भी किताब लगा सकते हो, जो पिनाकल की बुक भी आप लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलो, हाँ, पिनाकल की बुक लगा सकते हो। पिनाकल की बुक आती है 5000 प्लस करके, आप उससे लगा सकते हो। मेरा मानना है किरण की किताब सही रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि किरण में जो है सवाल थोड़े अच्छे हैं और उस तरीके से आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सीएचएसएल का कट ऑफ, अब ये भी पूछ लो कि सलमान खान की शादी कब होगी, वो भी बता देंगे हम आपको। बताओ, अनप्रेडिक्टेबल चीजें, मतलब हद है, है? चलो, मुझे आप जैसा बनना, आप मेरे से भी ऊपर बनो। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, आप मेरे से भी ऊपर बनो, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं कल।